छत्तीसगढ़ में नई सरकार बन गई है, लेकिन वो अपना पूर्वा आकार नहीं ले पाई। सीएम विष्णुदेव साय अभी तक कैबिनेट का गठन नहीं कर सके हैं। इस पर सियासत भी शुरू हो चुकी है। कांग्रेस सीएम विष्णुदेव साय को कठपुतली कहने लगी है। कांग्रेस उनकी सरकार को दिल्ली और नागपुर के रिमोट से संचालित सरकार बताने में जुट चुकी है। माननीय विष्णुदेव साय एक सक्षम व्यक्ति हैं और वो हमारे सांसद रहे हैं। रायगढ़ के प्रतिनिधित्व उन्होंने 4 बार सांसद के रूप में किया है। मैं उनको पर्सनली जानता हूं और वो एक सक्षम व्यक्ति हैं, लेकिन वो एक कठपुतली की तरह काम कर रहे हैं। कभी दिल्ली जा रहे हैं, कभी एक मंत्रिमंडल का भी गठन नहीं कर पा रहे हैं और जो वो रिमोट कंट्रोल की तरह यहाँ काम कर रहे हैं उसको उनको जल्द से जल्द छोड़ना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ के लोगों ने छत्तीसगढ़िया आदमी के लिए यहाँ वोटिंग किया है, जनादेश उनको किया है और अगर वो हिम्मत करके अपना फैसला सुनाएंगे तो विपक्ष भी उनके साथ। कांग्रेस के इस बयान पर बीजेपी पलटवार कर रही है। बीजेपी का कहना है कि जब मंत्रिमंडल का गठन होगा तब कांग्रेस को समझ में आ जाएगा कि भाजपा में फैसले कहां से और कैसे होते हैं। थोड़ा धीरे धीरे इंतजार करिए, जब सरकार बनेगी, मंत्रिमंडल का गठन हो जाएगा, तब इनको समझ में आएगा कि फैसले कैसे होते हैं। मंत्रिमंडल का विस्तार कभी भी हो, पर कांग्रेस को बैठे ठाले मुद्दा मिल गया है। आरोप प्रत्यारोप के बीच उस राजनीति का क्या अंत होगा, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। कैमरामैन मनीष हरपाल के साथ ब्यूरो चीफ निधि प्रसाद की रिपोर्ट। किसके हाथ रिमोट। नमस्कार, गुहार छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सक्सेना। आज इसी विषय पर, इसी मसले पर हम चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। चर्चा शुरू करें उससे पहले एक नजर डाल देते हैं गुहार पॉइंट्स पर। साय कैबिनेट के गठन में क्यों हो रही है देरी? किस फार्मूले की खोज में अटका कैबिनेट विस्तार? मुख्यमंत्री को दिल्ली नागपुर की कठपुतली क्यों बताने लगा विपक्ष? कैबिनेट विस्तार पर सरकार को घेरना क्या नहीं लगती विपक्ष की जल्दबाजी? तो ये अहम गुहार पॉइंट्स हैं जिनके इर्द गिर्द आज की हमारी चर्चा होगी, बातचीत होगी, डिबेट होगी। जिस तरह से छत्तीसगढ़ में इन दिनों राजनीतिक फिजा बदली सी नजर आ रही है। 3 दिसंबर को बीजेपी को पूर्ण बहुमत प्राप्त कर सत्ता में लौटी। सत्ता में लौटने के 10 दिनों बाद मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों ने शपथ ली, लेकिन 17 दिन बीत जाने के बाद भी अब तक मंत्रिमंडल का गठन नहीं हो पाया है। मंत्रिमंडल विस्तार की जिम्मेदारी सीएम के पास होती है और अब इस पर सियासत भी तेज हो चली है। विपक्ष ने मुख्यमंत्री को कठपुतली तक बता दिया है। ये तो तमाम सारी चीजें हैं जिसको लेकर जो विपक्ष है वो सरकार को, सत्ता पक्ष को घेरने में लगा है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें सरकार की, हम बात करें सत्ता पक्ष की, तो वो कह रहा है कि समय आने दीजिए। जिस तरह से सरकार बनी है, जिस तरह से मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्री बने हैं, वैसे ही एक नया आकार प्रकार आपको कैबिनेट का भी दिखेगा। और यह भी कह दिया कि आपको यह भी मालूम हो जाएगा कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी में फैसले हुआ करते हैं। सवाल इस बात को लेकर है कि क्या जिस तरह से विपक्ष इस पूरे मसले को लेकर सवाल खड़े कर रहा है या जिस तरह से सरकार को घेर रहा है, ये एक सोची समझी रणनीति है कि नहीं, जैसे ही सरकार अस्तित्व में आई वैसे ही अब इन हमलों को तेज किया जाए कि कहीं ना कहीं अभी लोकसभा चुनाव में भी जाना है तो एक टेम्पो यहां से बरकरार रहे। ये आज इसी पर चर्चा होगी, बातचीत होगी। चर्चा शुरू करें उससे पहले अपने मेहमानों से आपका परिचय करा देता हूं, तारुफ करा देता हूं, फिर चर्चा को, इस डिबेट को हम आगे बढ़ाएंगे। 3 मेहमान इस चर्चा में हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। हमारे साथ में हैं तौकीर रजा साहब, प्रदेश प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, स्वागत करूंगा आपका। हमारे साथ में है अजय गंगवानी जी, प्रदेश प्रवक्ता छत्तीसगढ़ कांग्रेस, आपका स्वागत करता हूं अजय जी। और वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक उचित शर्मा जी हमारे साथ में है। उचित जी, आपका भी स्वागत करता हूं। सबसे पहले तौकीर रजा साहब आपके पास में आता हूं। आखिर क्यों देरी हो रही है? आकार प्रकार, मंत्रिमंडल विस्तार, आखिर ऐसी कौन सी वजह है? 3 को नतीजे आए और फिर इतना समय लग गया है और आपने विपक्ष को सवाल उठाने का मौका दे दिया।
तौकीर साहब। सवाल उठाना, वो तो सवाल करेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए, हमारा मंत्रिमंडल अभी विस्तार करने वाला है। बहुत जल्दी हम जो है हमारे मंत्रिमंडल तय हो जाएगा और मेरे को लगता है कि इस महीने किसी भी हालत में हम लोग इसको कर ही देंगे। और रही बात, इनको इतना जल्दबाजी इनको नहीं होना चाहिए। हम लोग अपना कार्य शुरू कर चुके हैं। हमारे दो उप मुख्यमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी जो सहज सरल और बहुत ही मिलनसार हैं, हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं, इन्होंने अपना पदभार ग्रहण कर लिया है और सरकार अपने कार्य की ओर, प्रगति की ओर है और सरकार ने अपना कामकाज संभाल भी लिया है। रही बात, जो अभी मैंने देख रहा था चैनल में कि उमेश पटेल जी एक बयान दे रहे थे और उन्होंने हमारे माननीय मुख्यमंत्री के ऊपर एक आरोप लगाया है, ये आदिवासियों का अपमान करा है। जो उन्होंने बोला कि मुख्यमंत्री जी रिमोट कंट्रोल हैं और इस टाइप से जो बातें करें ये इनको शोभा नहीं देता। देखिए, ये क्या है, इनका डीएनए ही बता रहा है, जो इनकी संस्कार, जो इनकी संस्कृति रही है, वो दूसरों पर थोपने की कोशिश करते हैं और कुछ नहीं कर सकते। आपने देखा होगा कि इसके पहले भी मनमोहन जी जब प्रधानमंत्री रहे तो दुनिया ने भी जाना और देश ने भी जाना कि वो किसके रिमोट कंट्रोल में थे और किसके रबर स्टैंप रहे। आपने देखा है कि आज खड़गे जी किस प्रकार से हैं और वो किसके कंट्रोल में है, किसके रबर स्टैंप है। तो ये तो इनको समझना पड़ेगा, क्योंकि इनको डीएनए इनका खराब है, हमारा खराब नहीं है। हमारी परिपाटी रही है, जिसको बनाया स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए पूरी क्षमता के साथ बनाया और देखिए पूरे केंद्रीय मंत्री रहे, 3 बार प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं। तो ये उनका तजुर्बा बोलता है। इनकी काठी कद के बराबर जो है उमेश पटेल की कहीं नहीं लगते। अगर ऐसा है तो उमेश पटेल जी को समझना होगा कि उनको वो कहां से आए। आज उनका जो टाइटल चल रहा है तो उनके पिता के कारण ही उनको वो पद मिला है, नहीं तो अगर वो उनके पिता नहीं रहते तो वो पद भी उनको नहीं मिलता। इनको समझना पड़ेगा, ये छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री नहीं, छत्तीसगढ़ के आदिवासी भाइयों का अपमान है और इनको माफी मांगनी पड़ेगी उमेश पटेल जी को। और रही बात सरकार की, और सरकार हम बिल्कुल आपको इसी महीने बिल्कुल दिखा रहे हैं और कार्य अपनी गति से नहीं, द्रुत गति से चलेगा। और जो हमने वादे किए हैं, जो गारंटी दी है, वो भी हम पूरा आपको अपने समय से बिल्कुल समय से पूर्व करके दिखाएंगे। ये हमारी भारतीय जनता पार्टी की। अजय गंगवानी साहब के पास में आता हूं। कांग्रेस जो सवाल खड़े कर रही है वो जान लेते हैं, उसको समझ लेते हैं। अजय जी, जिस तरह की चीजें कही जा रही हैं, आपने कहा कि रिमोट से सरकार चल रही है, आपने कहा कठपुतली शब्द का इस्तेमाल किया गया, ये लेकिन अगर देखा जाए ये तो उनका विशेषाधिकार है। चूंकि अब कब ये फैसला होगा, किस तरह के उसको समीकरण वो उसमें ला रहे हैं इसे कैबिनेट को लेकर, क्योंकि कहीं ना कहीं अब इस चुनाव के बाद जो उनकी अगली रणनीति है, आपकी भी रणनीति है कि हमें लोकसभा चुनाव में जाना है, तो क्यों ऐसा लग रहा है कि जो देरी हो रही है कांग्रेस की, नहीं जल्द कैबिनेट जो विस्तार है वो हो जाना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तौकीर अजय से निवेदन करूंगा। मैंने बहुत शांति से उनकी बात को सुना। अभी क्योंकि बहुत सारी चीजें बोलूंगा उनको तकलीफ होगी, मेरा निवेदन है शांति से सुनने का प्रयास करेंगे। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण ये है कि ये आदिवासी हितों की बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। ये वही विष्णुदेव साय जी हैं जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष थे। विश्व आदिवासी दिवस के दिन आदिवासी वरिष्ठ नेता को उनके पद से हटा देना भारतीय जनता पार्टी की नियत, नीति, मंशा और आदिवासी वर्ग के प्रति क्या सोच है, इसका बड़ा प्रमाण नहीं हो सकता। दूसरा, ये 15 साल तक सरकार में रह सकती नहीं थी। क्या कभी किसी आदिवासी नेता को मुख्यमंत्री बनाने का प्रयास किया? अचानक जब लोकसभा चुनाव होने वाले हैं तो आदिवासी वर्ग को साधने के लिए, अपने राजनीतिक फायदे के लिए, अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए एक आदिवासी नेता को मुख्यमंत्री के रूप प्रोजेक्ट करते हैं। और इन्हीं के भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार सोशल मीडिया पे विष्णुदेव साय जी के लिए लिखते रहे, विष्णुदेव साय रमन सिंह की गाय। ये मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा महत्वपूर्ण यह है कि आप सिर्फ सारे निर्णय लोकसभा के चुनाव के फायदे के लिए ले रहे हैं। दूसरा, देखिए, आपने खुद कहा, एक सेकंड आपकी बात को अंडरलाइन करना चाह रहा हूं, देश के संविधान में मंत्रिमंडल का या कैबिनेट का गठन माननीय मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है, ये होना चाहिए। लेकिन यहाँ स्पष्ट रूप से दिख रहा है, आज देखिए 3 दिसंबर को रिजल्ट आ चुका है, 17 दिन बीत चुके हैं, आज तक मंत्रिमंडल का गठन नहीं हो रहा है, क्योंकि सारे निर्णय दिल्ली के एसी चैम्बर में माननीय मोदी जी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ले रहे हैं। यहाँ के किसी प्रादेशिक नेता से न विधानसभा के प्रत्याशी के चुनाव में चर्चा की गई, न भी मंत्रिमंडल के गठन में। अभी आपके चैनल पे बिजमोहन अग्रवाल जी का बयान सुन रहा था सक्सेना जी, ये वही बिजमोहन अग्रवाल जी है जो 8 बार के विधायक हैं, न कभी नेता प्रतिपक्ष बनाते हैं, न कभी प्रदेश अध्यक्ष बनाते हैं। उनके चेहरे पे चिंता की लकीरें दिख रही है। उन्हें खुद भी भरोसा नहीं है कि उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा कि नहीं। ये बात सिर्फ अजय चंद्राकर जी के लिए
वरिष्ठ नेता राजेश मूणत जी के लिए ये खुद नहीं, जानते हैं लेकिन कि- अजय गंगवानी साहब, अगर कहीं सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी सोच समझ के एक बेहतर रणनीति के साथ अपनी जमावट करती है मंत्रिमंडल की, तो इसमें क्या दिक्कत है? देखिए, मैं एक ही चीज स्पष्ट कर दूं, सकते नहीं, मुझे आपत्ति नहीं है इस बात की, ये उनका व्यक्तिगत निर्णय है, भारतीय जनता पार्टी निर्णय को लेने के लिए स्वतंत्र है। लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि आपकी सरकार बनते 17 दिन हो गए, विधानसभा का सत्र जारी है, तब तक भी मंत्रिमंडल की घोषणा नहीं करते। देखिए, छोटा सा उदाहरण दे दो सक्सेना जी, अभी नारायणपुर का एक किसान मात्र 1,24,000 रुपए के ऋण के लिए आत्महत्या कर देता है। इनके उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा जी घोषणा का सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल है कि 2 लाख रुपए की ऋण माफी की बात लगातार चुनाव प्रचार में करते रहे। अगर ये सरकार बनते उस चीज को लागू कर देते तो शायद एक किसान आत्महत्या से बच जाता। तो एक किसान परिवार जो पीड़ित बिखर चुका है उसके आत्महत्या के बाद, वो शायद बच जाता। चलिए तो अजय जी, नियत नीति मंच मैं उचित जी के पास में आता हूं, सेकंड राउंड में आता हूं आपके पास में। अजय जी, मैं सेकंड राउंड में आपके पास में आऊंगा। उचित शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ में हैं। उचित जी, किस रूप में देखे, क्या वाकई देरी हो रही है या नहीं सब ठीक है और जो समय लगना चाहिए था वो समय लग रहा है? किस रूप में देखते हैं आप मंत्रिमंडल जो विस्तार होना है उसको? देखिए, पूर्व में भी ऐसा अनुभव हुआ है कि पिछली बार भी काफी वक्त लगा था मुख्यमंत्री चयन में भी, इस बार भी काफी वक्त लग रहा है कैबिनेट में। तो ये उनकी, देखिए 5 साल के लिए उनकी प्लानिंग होती है, वो कांग्रेस ने भी वैसे ही वक्त लिया था, अभी भी भारतीय जनता पार्टी भी वक्त ले रही है। तो खैर 5 साल की जो अपनी प्लानिंग है, फिर लोकसभा की प्लानिंग है, कितने हैवी वेट इनको लेना है, कितने लाइट वेट लेना है, कितने लोकसभा में हमको फायदे देंगे, कितने नुकसान हो सकते हैं, उन तमाम बातों पे चर्चा हो रही है। ये खैर इनके इंटरनल मामला रहता है राजनीतिक पार्टियों में, इसमें विशेष राजनीतिक धर्म निभाए थे। पिछली बार भी ऐसी आवाजें आई थी, जब इतना लंबा वक्त हुआ था सीएम बनने में भी, तो ऐसी आवाजें मुखर होकर आई थी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी कि सीएम कौन होंगे, 4 सीएम होंगे, महेंद्र जी होंगे, ताबूजा जी होंगे, बघेल जी होंगे, टीएस बाबा होंगे, आपस की लड़ाई है, किस्तान है, 4 सीएम है। हमने पिछली बार भी सुना, ये भाजपा ने कहा था। अभी जब मौका है ये कांग्रेस कह रही है, ठीक है। लेकिन ऐसे समय पे जो चीजें, जब राजनीतिक अपना इंटरनल मामला होता है, राजनीतिक आरोप, राजनीतिक धर्म लगा उनका कहता है कि अपना राजनीतिक धर्म निभाएं, मगर इस तरीके की बातें एक्सेप्ट करना, कि तौकीर रजा जी कह रहे थे कि सीएम के बारे में ऐसा बोलना मतलब आदिवासियों का अपमान है, इससे मैं थोड़ा सा इत्तेफाक नहीं रखता। इसे आप, यही चीजें गलतियां हम बार बार करते हैं कि किसी व्यक्ति के बातों पे हम उसके समाज का अपमान कैसे हो सकता है। अगर मनमोहन सिंह का अपमान लगातार 10 साल भाजपा ने किया प्रधानमंत्री जी का, तो इसे मैं सिख समाज का अपमान नहीं मान सकता, या फिर कांग्रेस को सिख समाज का अपमान मान लेना चाहिए। अगर ये वाली थ्योरी आप अगर देते हैं तो ये जो एग्जाम्पल सेट करते हैं आप, या फिर ये वोट लेने के लिए आप ये तमाम बातें करते हैं कि हम, अब अक्सर भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हमने आदिवासी को राष्ट्रपति बनाया है, तो आदिवासी है इसलिए बनाया है कि योग्यता है इसलिए बनाया है? थोड़ा सा क्लियर करें। आप अक्सर उनको वोट लेने के, ऐसा नहीं होता। जब देखिए राष्ट्रपति है वो, उनका कोई धर्म से, किसी चीजों से सरोकार नहीं है, वो किस विशेष वर्ग से आती है अलग नहीं। लेकिन उचित जी, क्या जो बदलते परिवेश में जो चीजें हैं, कहते हैं कि भाई जातिगत आधार पर, हालांकि हम देखें तो जातिगत जनगणना की, चाहे छत्तीसगढ़ की बात कर लें, चाहे मध्य प्रदेश की बात कर लें, चाहे राजस्थान की हम बात कर लें, राहुल गांधी जी आए, उन्होंने जातिगत जनगणना की पूरे इस इलेक्शन में 2023 के इलेक्शन में उन्होंने बात की। और ये सही भी है कि जो चीजें हैं, जो ट्रेंड बदला है कहीं ना कहीं राजनीति का, कि चाहे वो जातिगत आधार हो, चाहे वो क्षेत्रीयगत आधार हो, तो इसकी राजेश अक्सर इसका फायदा उठाने की कोशिश करते हैं और अपनी व्यक्तिगत लड़ाई को समाज की लड़ाई बताने की जो चेष्टा और प्रयास राजनीति में होती है, ये गलत है। मैंने उसके एग्जाम्पल दिए। वहीं पे अब कांग्रेस कर रही है, अपना युवा चेहरा सामने प्रस्तुत कर रही है, युवा चेहरे के सामने वो मौका दे रही है कि आप बयान दीजिए। लेकिन युवा चेहरा का इस तरीके के बयान देना, मुझे नहीं लगता कि पिछले 5 साल में उन्होंने अपने विभाग को लेकर इतना मुखर होकर कभी बोला हो या उनके बयान आए हो। बहुत सौम्य चेहरा है वो, बहुत सीधे साधे, मतलब बहुत कम बात करते हमने उन मंत्री जी को देखा है। तो इस तरीके से खैर अब जो है वो कांग्रेस अपने युवाओं को मौका दे रही है, उभर के आ रहे हैं, तो उन्होंने उनसे बयानबाजी चीजें हुई। लेकिन मैं नहीं मानता
कि वो किसी के सीएम साहब किसी के जो है गाय है या किसी के पपेट है या किसी के पपेट साबित होंगे, इस तरीके का कोई भी हो, मतलब पवन शाह जी भी बिल्कुल होते बिल्कुल तो बिल्कुल भी जिस समय साहब बेहतर बात आप कह रहे हैं कि जब उनके हाथ में कमान है तो जब पूरी तरीके से एक जमावट हो जाएगी और सारी चीजें व्यवस्थित हो जाएंगी, फिर उनका जो एक्शन है या फिर जिस तरह से उनका प्लान है डेवलपमेंट को लेकर, जन कल्याणकारी कामों को लेकर, और सबसे बड़ी बात जो आपने संकल्प तय किया है छत्तीसगढ़ की जनता के लिए, उस ओर भी आपको तेजी से बढ़ना हूं। मैं सीधे आता हूं उस सवाल को जो अजय गंगवानी साहब ने उठाया, उसी सवाल के साथ मैं तौकीर रजा साहब के पास में आऊँगा। तौकीर रजा साहब ये बिल्कुल नहीं मानते कि ठीक है, ये तो आपका इंटरनल मामला है कि आप कब कर रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं, क्या आकार क्या प्रकार, जातिगत क्षेत्रीय क्या संतुलन है, लेकिन कहीं ना कहीं इससे नहीं लगता कि ठीक है आपने जो गारंटी, तमाम सारी गारंटी दी है, आप तमाम सारे आपने वादे किए हैं, तमाम सारे संकल्प आपने रखे हैं कि अगर वाकई समय पर गठन हो जाए, विस्तार हो जाए तो चीज़ें डाइवर्ट हो जाएं और सरकार का कामकाज उससे प्रभावित ना हो, एक बेहतर जो चीज़ें मिलना चाहिए, वहाँ की जनता ने जिस उम्मीद जिस आशा के साथ आपको चुना है, वो चीज़ें डिलीवर होने लगे। जी बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो हमारा जो संगठन है वो वही निर्णय लेगा, और उसमें देखिए बहुत हम लोग जल्दबाजी में नहीं करना कोई उचित नहीं रहेगा, क्योंकि देखिए ऐसा है कि सभी वर्गों को साधना है, सभी वर्गों को लेना है, तो उसके हिसाब से हमको तो उसके हिसाब से ही मंत्रिमंडल का चयन करके मंत्रिमंडल की टीम गठित करनी पड़ेगी और मंत्रिमंडल बनाना पड़ेगा, तब वो अपनी फिर जो उसके जो गति चलेगी वो तो हमारी गति तो खैर ये सब जानते हैं। रही बात उचित भाई अभी बोल रहे थे, मेरे को ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस का बहुत अंदर से समर्थन करते नजर आ रहे थे और अजय गंगवानी जी बड़ी मुंडी हिला के बिल्कुल हाँ में हाँ मिलाते नजर आ रहे थे। तो देखिए मैं एक सवाल कर देता हूं, मैं एक सवाल कर देता हूं इसमें तौकीर साहब, नड्डा साहब का एक इंटरव्यू मैंने सुना था, नड्डा साहब का एक इंटरव्यू मैंने सुना था, उसमें वो कह रहे हैं कि हम तो पहले से ही चीजें तय हमारी हो जाती हैं, बहुत माइक्रो मैनेजमेंट है कि अगर सरकार आएगी तो कौन से चेहरे होंगे और अगर नहीं आएगी तो विपक्ष में कौन हमारा नेता होगा, ये तमाम सारी चीजें माइक्रो मैनेजमेंट हो जाती हैं। फिर इसीलिए सवाल उठने का जो उठा रही है विपक्ष उठा रहा है, उसको मौका मिल जाता है कि आपकी तैयारी तो बिल्कुल अलर्ट मोड में आप रहते हैं, फिर आखिर देरी क्यों? बिल्कुल कोई देरी नहीं हो रही। देखिए इनको लग रहा है देरी है, हमारी कोई देरी नहीं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमारा माइक्रो मैनेजमेंट बहुत मजबूत है और हमने निर्णय कर चुका है। यह है कि तारीख का मामला है, जब उसको तारीख को कब डिक्लेयर किया जाए। कई बार तारीख पत्रकारों ने या हमारे मीडिया, टेलीमीडिया या प्रिंट मीडिया में आपने भी आज देखा होगा, अखबारों में छपा है, प्रमुख अखबारों में, कि तारीख घोषित होती है कि तारीख जब तक सरकार बताएगी नहीं तब तक घोषित किया जाएगा। और रही बात मंत्रिमंडल का लिस्ट भी जब जारी नहीं करे, जी है हमारे लगभग तय हो चुकी है, लेकिन अभी हमारी वो डेट जो है वो फिक्स नहीं है। वो ये है कि ये बता सकते हैं कि हम इस साल जो है, इस महीने के अंदर में या इस साल के अंदर में जो भी डॉक्टर साहब क्या कहीं ना कहीं तमाम सारे समीकरण साधने में देरी मान लें कि चाहे वो जातिगत समीकरण हो या क्षेत्रीयगत समीकरण हो या फिर लोकसभा की जमावट हो, क्योंकि अगर मध्य प्रदेश में हम बैठे हैं, जहां से हम बात कर रहे हैं, मध्य प्रदेश में ये बात आई है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि हर जो लोकसभा क्षेत्र है, जो संसदीय क्षेत्र है, वहां से एक एक कैंडिडेट, एक एक चेहरा लेना है। कोई इसी तरह की जमावट छत्तीसगढ़ में भी है? बिल्कुल, देखिए हर संभाग को हम लोग को साधना है, संभाग के साथ साथ हर वर्ग को भी साधना है, हर समाज के व्यक्ति को कहीं ना कहीं हमको कोशिश करना है। देखिए पूर्ण रूप से कोई 13 ही लोगों को हम लोग को दे पाएंगे, क्योंकि जिस प्रकार से जो नियमावली है उसके हिसाब से ही उसका परिपालन होगा, लेकिन उसमें जो सबसे बड़ी समस्या वो ये कि हम लोग जो वर्गों को लेना है, अजय गंगवानी साहब मुस्कुरा रहे हैं, बेहतर है ये। अजय गंगवानी साहब हो चुका है, वो आपको आने वाले समय में ये जल्द जाहिर होगा। गंगवानी साहब, अजय गंगवानी साहब हो गया तो की बात आ गई आपकी, मेरा निवेदन है। देखिए बहुत स्पष्ट है, आज मेरे लोकप्रिय चैनल पे मेरे भाजपा के प्रवक्ता, अभी 17 दिन हुआ सरकार बनते, अगर कोई पत्रकार निष्पक्ष रूप से अगर आपको आईना दिखाने का प्रयास करता है, मुख्यमंत्री की उसके कठपुतली बोलने को सीधा समाज से जोड़ के राजनीतिक फायदा उठाने का प्रयास करता है, उस पर अगर प्रश्न चिन्ह लगाता है, तो ये सीधे पत्रकार की जो निष्पक्षता है उस पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं, बहुत आपत्तिजनक है। पहली बात। दूसरा देख लीजिए, मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ, 15 साल रमन सरकार रही, आज कौन सुपर सीएम था, कौन बैकडोर से अधिकारियों की नियुक्ति करता था? लेकिन अजय जी वो कह रहे हैं, मैं अभी मुझे शर्मा साहब कह रहे थे, तौकीर रजा साहब आपकी बात आ गई है, तौकीर रजा साहब आपकी बात आ गई, पर्याप्त समय आपको मिला है।
अजय गंगवानी जी को बोलने दीजिए। अजय जी बोलिए, अजय जी बोलिए, अजय जी बोलिए, आप अजय जी बोलिए। समर्थन करने के लिए तौकीर रजा साहब, बात आ गई है आपकी बात आई, पर्याप्त समय है, आप मिला आपको पर्याप्त। अजय जी बोल लीजिए, अजय जी, तौकीर रजा साहब, समर्थन करते हैं। तौकीर रजा साहब, बेहतर तरीके से चलने दीजिए चर्चा को। बोलिए अजय जी, बोलिए, आप बोलिए। मुझे पता था, मैंने पहले वक्त में कहा जैसे इनकी पट्टी खुलती है, इनका झूठ पकड़ाता है, ऐसी बोल लीजिए, वक्त कम है। स्पष्ट कर दूं, देखिए मैं बबलान वाली मेरे से मत बात करिए अजय जी, अजय जी बोल लीजिए, प्रयोग करेंगे, गलत बात करेंगे तो मैं बिल्कुल तौकीर रजा साहब, तौकीर रजा साहब बात आता है, चलिए अजय जी बोलिए, अजय जी बोल लीजिए। अजय देखिए महत्वपूर्ण यह है, 15 साल तक ये दिल्ली और नागपुर से मैनेज होता रहा, अभी भी अरे लेकिन अजय जी, आप जब आपकी सरकार बनी थी तो इतना समय आपको भी लगा था, जिस तरह से उचित शर्मा साहब भी कह रहे हैं कि इतना ही समय आपको भी लगा था। देखिए दो चीजें स्पष्ट हैं जी, इनके पूरे निर्णय, 2 बार मेरे मित्र जी ने बात कही, मैं राजनीतिक फायदे के लिए, विभिन्न वर्ग को साधने के लिए, मतलब स्पष्ट रूप से दिख रहा है कहीं कि अमित शाह जी और मोदी जी सारे निर्णय, चाहे मुख्यमंत्री की नियुक्ति हो, दोनों मुख्यमंत्री की नियुक्ति हो या आने वाले मंत्रिमंडल की नियुक्ति, सिर्फ और सिर्फ आने वाले लोकसभा चुनाव में राजनीतिक फायदे और स्वार्थ पूर्ति के लिए ले रहे हैं। इसमें दिक्कत क्या है? आप कह रहे थे कि चेहरा कौन उन्होंने दिखा दी, इतने सारे चेहरे आए, केंद्र से उन्होंने सरकार बना ली, मतलब ये मानते हैं ना सक्सेना, आप इस बात को स्वीकार करते हैं ना? हाँ, दी ना उन्होंने, मोदी की गारंटी दी ना उन्होंने, मोदी की गारंटी दी ना उन्होंने। लड़ेंगे ना सक्सेना, इस बात को स्वीकार कर रहे हैं ना? क्या वे इनमें तो स्वीकार करेंगे कि छत्रपति किसी चेहरे में दम नहीं था, किसी को आगे नहीं किया गया, मोदी के चेहरे में चलिए वक्त कम है, 30 सेकंड में तौकीर रजा साहब, फिर उचित जी के पास में आऊंगा। 30 सेकंड रजा साहब, हम बनाने जा रहे हैं, इनको इतना पेड़ दर्द क्यों हो रहा है? आप क्या समझते हैं? लबरा सरकार ने जब बनाया था, चलिए उचित शर्मा साहब, सीधा सा सवाल, ये जो टेम्पो है, ये जो गर्माहट है, ठीक है, ये सरकार का लुकआउट है कि वो कब विस्तार करता है, लेकिन मान लिया जाए कि ये जो टेम्पो अब बढ़ रहा है वो लोकसभा चुनाव की तरफ है। मैं उचित जी के पास में आता हूं, अजय जी, तौकीर रजा साहब, मैं उचित शर्मा जी से फाइनल कमेंट सुनूंगा। आपकी सरकार उचित जी के पास में आता हूं, फिक्र मत करिए। उचित जी बोलेंगे, उचित जी बोलेंगे। भारतीय जनता पार्टी इसे 2-3 दिन में ही इसके पूरी के पूरे शॉर्ट आउट कर देगी, और इस राजनीति में कोई किसी की कठपुतली नहीं होता, किसी की सौम्यता को लेके, किसी की सादगी को लेके आप किसी को कठपुतली कह देना कहीं से उचित नहीं मानते। राजनीति में सक्षम और योग्य व्यक्ति है, 4 बार के सांसद है, 2 बार के मध्य प्रदेश के समय के विधायक रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इस प्रकार की बयानबाजी से कम मैं तो सहमत नहीं हूं। वो एक योग्य सीएम बने हैं और उसको कठपुतली नहीं माना जा सकता। वही ये बात तौकीर रजा की आप कहे कि तौकीर रजा, अगर किसी मंत्री ने, पूर्व मंत्री ने ऐसा बोला है, उसको आप किसी समाज से नहीं जोड़ सकते। वो एक राजनीतिक बयान है, उसको राजनीति के रूप में ही देखना चाहिए। क्या उचित जी, मैंने जो किस तरह से कहा है कि ये जो गर्माहट है, जो टेम्पो है, कहीं ना कहीं अब वक्त कम है लोकसभा के लिए, और यही कारण है कि ठीक है, भले अभी विस्तार नहीं हुआ, लेकिन अब कहीं ना कहीं उस ट्रैक को पकड़ लिया जाए। जी बिल्कुल, उसी के लिए कोशिश है, दोनों ही राजनीतिक पार्टियां उसी की कोशिश पर लगे हुए हैं कि कैसे अप एंड डाउन हम हो, लेकिन ये एक सोची समझी रणनीति के तहत ये प्लानिंग में चल रही भारतीय जनता पार्टी। और बड़े जितने भी उनके सोशल इंजीनियरिंग के विषय हैं, कितने युवा कितने पुराने रहे, कैसे सदन चलाए और कैसे लोकसभा में फर्क ना पड़े, उसकी तैयारियों करते हुए मुझे लगता है 2-3 दिन में इनके सभी मंत्रियों के नाम आ जाएंगे। चलिए, तो जिस तरह से छत्तीसगढ़ में विस्तार को लेकर जो राजनीति है, जो पक्ष विपक्ष आमने सामने हैं, और तमाम तरह के सवाल विपक्ष के भी हैं और सत्ता पक्ष की भी अपनी दलील है, और वो कह रहा है कि जिस तरह से हमारी सरकार बनी है, जिस तरह से हमारे मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्री बने हैं, वो विस्तार भी सामने होगा, वो आकार प्रकार भी सामने होगा, और जो वादे जनता से किए हैं छत्तीसगढ़ की, वो पूरे किए जाएंगे। वहीं विपक्ष जिस तरह से तमाम सारे सवाल खड़े कर रहा है, जाहिर सी बात है, राजनीति है, सियासत है कहीं ना कहीं, और बहुत कम वक्त लोकसभा चुनाव के लिए बचा है और वहाँ पर भी जाना है। और मुझे लगता है जो गर्माहट है, जो राजनीति है, जो सियासत है, उस दिशा में की ओर आगे बढ़ रही है। तीनों मेहमानों का धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया करता हूँ। तो कुल मिलाकर जिस तरह से छत्तीसगढ़ में जो सवाल खड़े हो रहे हैं मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर, उसमें जो देरी हो रही है, विपक्ष खास तौर पर जिस तरह से सवाल खड़े कर रहा है, और सत्ता पक्ष के अपने जवाब हैं, अपनी
दलीलें हैं कि जब उचित समय होगा, बेहतर तरीके से मंत्रिमंडल का विस्तार भी आपके सामने होगा। और लेकिन राजनीति है, सियासत है, वो अपनी जगह है। गुहार छत्तीसगढ़ में बस इतना ही। IG24 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।